वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे यूपीपीएससी आरओ एआरओ के संदर्भ में उत्तर प्रदेश विषय से संबंधित जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और वो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है कि राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। तो उत्तर प्रदेश विशेष में आज हम लोग डिस्कस करेंगे राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, जो आने वाला जो एग्जाम है आपके लिए यूपीपीएससी आरओ एआरओ, उसमें प्रोबेबिलिटी ये रहे कि यहाँ से प्रश्न आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेंगे, या ये कहा जाए कि जो उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त हैं निम्नलिखित में से किसे अपना त्यागपत्र जो रिजिग्नेशन है वो देंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है उस ऑप्शंस में जो आपका जो सही उत्तर है वो है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को। अब इसी संदर्भ में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त जो अधिनियम है, जो पूरे अधिनियम का नाम है वो ये है कि उत्तर प्रदेश लोकपाल एवं लोकायुक्त, ठीक है, लोकायुक्त अधिनियम 1975, ठीक है। अब ये जो उत्तर प्रदेश का लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम है वो है 1975 का। उस अधिनियम में बात यह कही गई है कि उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त अपना त्यागपत्र उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को सौंपेंगे। तो यहां पे जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान, ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट है कि पंचायत के सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले सभी वयस्कों द्वारा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। दूसरा देखते हैं, पंचायत के सीमा क्षेत्र के निर्वाचन सूची, ध्यान दीजिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जो निर्वाचन सूची है उसमें सम्मिलित सभी निर्वाचकों के द्वारा, ये पॉइंट सही है। तो जो दूसरा पॉइंट है वो इस प्रश्न में सही है। ग्राम पंचायतों के सदस्यों द्वारा, ये गलत है। पंचायत के सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों में से, ये भी गलत है। तो यहां पे चार स्टेटमेंट में केवल और केवल जो दूसरा स्टेटमेंट है वही सही है। तो यहां पे हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां पे जो प्रश्न है वो उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हुए हैं उनसे संबंधित है, ठीक है। तो नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी है जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद सुशोभित किया। तो यहाँ पे पूर्व के जो 4 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं उनका नाम दिया हुआ है। तो नाम क्या है? चरण सिंह, टीएन सिंह, संपूर्णानंद और चंद्रभानु गुप्ता। इन चारों मुख्यमंत्रियों को उनके मुख्यमंत्री काल के, मतलब कि कब वो मुख्यमंत्री रहे उस टाइम पीरियड के बेस में ये बताना है कि इनमें से कौन पहले हुआ, फिर उनके बाद में कौन मुख्यमंत्री बने, फिर उनके बाद में कौन मुख्यमंत्री बने। इस तरीके से आपको अरेंज करना है। तो देखिए उनकी मुख्यमंत्रित्व काल के सही क्रम का नीचे दिए कूट में से चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो संपूर्णानंद हैं, ठीक, इन चारों में वो पहले मुख्यमंत्री बनते हैं। और संपूर्णानंद का जो टाइम पीरियड होता है वह 28 दिसंबर 1954 से 6 दिसंबर 1960 तक होता है। तो पहले 3 नंबर आएगा। फिर उसके बाद चंद्रभानु गुप्ता बनते हैं 7 दिसंबर 1960 से 1 अक्टूबर 1963 तक। तो चंद्रभानु गुप्ता ऑप्शन में चौथे नंबर पे है, तो 3, 4। उसके बाद चरण सिंह बनते हैं 3 अप्रैल 1967 से 25 फरवरी 1968 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद को संभालते हैं। तो 3, 4, 1। और टीएन सिंह ये 18 अक्टूबर 1970 से 4 फरवरी 1971 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभालते हैं। तो 3, 4, 1, 2। तो सही उत्तर क्या होगा?
यहां पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही उत्तर है। 3 4 1 2। पीएसी, ध्यान दीजिए, पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे कमलापति त्रिपाठी। जब पीएसी का विद्रोह होता है, और यह विद्रोह कब होता है ये भी ध्यान रखिए, यह विद्रोह होता है 1973 में, ठीक। तो मई 1973 में पीएसी का विद्रोह होता है और उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं कमलापति त्रिपाठी। अगला प्रश्न, यूपी को समय समय पर दिए गए नामों को संबंधित वर्षों से सुमेलित करें, ठीक है। तो जो आज की डेट में हमारे प्रदेश का नाम जो उत्तर प्रदेश है, यह पहले यह नाम नहीं था, ठीक। इसका नाम जो है समय समय पर चेंज होता रहा है। तो अब देखेंगे कि कब किस टाइम पे क्या नाम रहा है इस क्षेत्र का, ठीक। तो जो उत्तर पश्चिमी प्रांत है, यह 1836 में यह नाम मिला, ठीक है। 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत, तो ए के सामने क्या हो जाएगा 4, ठीक। तो उत्तर पश्चिमी प्रांत 1836, आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत 1877, ठीक। तो बी के आगे 3, संयुक्त प्रांत, जो संयुक्त प्रांत नाम मिलता है वह मिलता है 1937 को, तो सी के आगे 2, और उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत के बाद जो नाम मिलता है उत्तर प्रदेश वह मिलता है 1950 को, ठीक है। तो ये क्रम क्या हो जाएगा 4 3 2 1। सही उत्तर क्या होगा? जी हाँ, सही उत्तर होगा हमारा सी, ठीक है। तो 4 3 2 1 यहां पे सही उत्तर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? तो ये जो पहली जो इंफॉर्मेशन थी, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन के हिसाब से आप इस पे आधारित जो भी प्रश्न होंगे आप कर ले जाएंगे। तो इसी क्रम में ये जो दूसरा प्रश्न है, ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस पूछा जा रहा है। तो यूनाइटेड प्रोविंस या संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा है? तो हमारा जो सही उत्तर क्या था 1950, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश जो नाम मिलता है वो मिलता है 1950 में, ठीक। तो 24 जनवरी 1950 को यह नाम मिलता है। तो यूनाइटेड प्रोविंस कब बन गया उत्तर प्रदेश? 1950 में। तो 24 जनवरी 1950 को, इसी वजह से 24 जनवरी को हम उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं। और उत्तर प्रदेश दिवस की शुरुआत कब से होती है? 2018 से, ठीक है। तो 2018 से उत्तर प्रदेश दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है? ठीक है, कितने दिन तक रोक सकती है ये पूछा जा रहा है, ठीक। तो यहां पे सही उत्तर है 14 दिन। 2 हफ्ते से ज्यादा तक वो नहीं रोक सकती है। तो ये टाइम पीरियड क्या है? 14 डेज। अगला प्रश्न, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा समुदाय है या ऐसी कम्युनिटी है जिसमें खाप पंचायत व्यवस्था, ठीक है, खाप पंचायत व्यवस्था एक परंपरागत सामाजिक संगठन के रूप में पाई जाती है, ठीक है। तो ये है जाट समुदाय, ऑप्शन नंबर सी। तो जाट समुदाय वह समुदाय है जिसमें खाप पंचायत व्यवस्था पाई जाती है और यह एक परंपरागत सामाजिक संगठन है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? तो उत्तर प्रदेश आता है मध्य क्षेत्रीय परिषद के अंतर, ठीक है। तो मध्य क्षेत्रीय परिषद में उत्तर प्रदेश आता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तरी क्षेत्र, ठीक है, उत्तरी क्षेत्र परिषद का सदस्य नहीं है? तो उत्तरी क्षेत्र परिषद का सदस्य ये दिए गए ऑप्शन में ये है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश किस में आता है? वो आता है मध्य क्षेत्रीय परिषद में, ना कि उत्तर क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत, ठीक। जो उत्तर क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत में आने वाले राज्य हैं वो है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। तो प्रश्न के अनुसार क्या पूछा जा रहा है कि जो उत्तर क्षेत्रीय परिषद है उसका सदस्य नहीं है। तो यहां पे जो सही उत्तर है वो है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के नगरों में महापौर का निर्वाचन होता है, ठीक है। तो यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि
जो उत्तर प्रदेश के नगरों में महापौर का निर्वाचन होता है वो कैसे होता है? नगर निगम के सदस्यों द्वारा, नगर निगम के कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा, सीधे नगर के निर्वाचकों के द्वारा, या निगम में सबसे बड़े राजनीतिक दल के सदस्यों द्वारा। तो सीधे नगर के निर्वाचकों के द्वारा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित नगरों में किसमें नगर निगम नहीं है? तो रायबरेली में नगर निगम नहीं है, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय शासन इकाइयां हैं, ठीक है। आपको बताना है कि इसमें कौन सी जो है वो स्थानीय शासन इकाइयां हैं। तो स्थानीय लोकल बॉडीज में बात किया जाए तो नगर पंचायत है, नगर पालिका परिषद है और विकास प्राधिकरण है, ठीक। तो 1 2 3, तो यहां पे जो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय शासन इकाइयों में 1 2 2 3 नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, विकास प्राधिकरण, नगर निगम। तो 1 2 4, ठीक। विकास प्राधिकरण नहीं है, नगर निगम है। तो 1 2 4, ऑप्शन नंबर डी। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है वो है कानपुर में, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश में कुटुंब न्यायालय निम्नलिखित में से किस विषय संबंधी सुनवाई नहीं करता है? तो ये जो है इतर वैवाहिक जो मामले होते हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, उनकी सुनवाई कुटुंब न्यायालय के द्वारा नहीं की जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या है? भारत के कुछ राज्यों में दूसरा सदन नहीं है, ये बात सही है। उत्तर प्रदेश में द्विसदनी विधानमंडल है, ये भी बात सही है। तो देखिए ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो कथन है और जो कारण है, कथन जो है जो कारण है वो कथन ए जो है उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इस वजह से जो सही उत्तर होगा वो ये होगा, ए तथा आर दोनों सत्य हैं किंतु आर सही व्याख्या नहीं है ए की, ठीक। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं? तो अब तक जो है वो 2 महिलाएं, एक हैं सुचिता कृपलानी और दूसरे हैं मुख्यमंत्री दूसरी जो है वो मायावती। ये जो है वो मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाली ये 2 महिलाएं हैं। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? तो ये थी सुचिता कृपलानी, ऑप्शन नंबर बी। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है? तो गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है ग्रेटर नोएडा में, ऑप्शन नंबर ए। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन बी। भारत के किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, ठीक है। लोकसभा की 80 सीटें हैं और 31 सीटें जो हैं वो राज्यसभा की है। उत्तर प्रदेश किसी नगर का मेयर नगर का प्रथम नागरिक होता है, ठीक है। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, ये भी सही है, ठीक। नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। वह ग्राम सभा द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है, वह पद ग्रहण की तिथि से 2 वर्ष बाद ही वह अपदस्थ किया जा सकता है, वह साधारण बहुमत से अपदस्थ किया जा सकता है, वह 2/3 बहुमत से अपदस्थ किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में जो ग्राम प्रधान है, ठीक, वो कैसे जो है वो अपने पद से हटाया जा सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1 और 4। वह ग्राम सभा द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है, ये सही है। वह 2/3 बहुमत से अपदस्थ किया जा सकता है, ये सही है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था? तो यह घोषित किया गया था 1989 में, 1989। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों के साथ सीमाओं को स्पर्श करता है? तो यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ 8+1 इतने राज्य जो है वो सीमा को जो वो स्पर्श करता है।
8 जो है वो पूर्ण राज्य हैं और एक जो है दिल्ली जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस तरीके से जो है सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाले राज्यों की संख्या वो उत्तर प्रदेश के साथ ही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। भारतीय वन सेवा की तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था 1966 में। तो आज की डेट में अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में वो 3 सेवा हैं। एक है IAS, दूसरा है IPS और तीसरा है IFOS। ठीक है, तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो ये जो 3 सेवाएं हैं ये अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत आती हैं। तो यह था यूपी स्पेशल से संबंधित इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे UPPSC RO ARO के स्पेशल वीडियो की सीरीज में उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज पहले प्रश्न के साथ। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह है 24 जनवरी। और ध्यान दीजिए यह प्रश्न UPPCS प्री 2022 में पूछा जा चुका है। अब थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि ये उत्तर प्रदेश दिवस कब से मनाना प्रारंभ हुआ। तो इसकी शुरुआत 2018 से होती है। ठीक है, 2018 से हर साल 24 जनवरी को हम उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। थोड़ी सी कहानी ये है कि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम, जो उत्तर प्रदेश आया, पहले इसका नाम था संयुक्त प्रांत। तो संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को यह नाम मिलता है। और इसी वजह से 2018 से जो वर्तमान सरकार है, ठीक है, वह 24 जनवरी को हर साल उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? तो मतलब कि जो टोटल भारत की जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, उसमें उत्तर प्रदेश का प्रतिशत हिस्सा कितना है? तो उत्तर प्रदेश का प्रतिशत हिस्सा है 7.33। और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का, ध्यान दीजिएगा, जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है? तो जैसा हम जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का स्टेट सिंबल है उसमें ये फिगर जो वो देखने को मिलती है। तो इसमें ये जो 2 मछलियां हैं, वह कहाँ से लिया गया है ये पूछा जा रहा है। तो यह जो लखनऊ का रूमी दरवाजा है, ध्यान दीजिएगा, लखनऊ में रूमी दरवाजा है, जिसको असफुद्दौला ने 1784 में बनवाया था। कब बनवाया था? 1784 में असफुद्दौला ने लखनऊ में रूमी दरवाजा बनाया था। और इसी पे ये 2 मछलियों का चित्र आपको देखने को मिलेगा। तो जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो राजकीय चिन्ह है उसमें ये जो 2 मछलियां हैं वो रूमी दरवाजा लखनऊ से ली गई हैं। तो यहाँ पे जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? ठीक है, तो एरिया वाइज सबसे छोटे जिले का नाम बताना है। तो सबसे छोटा जिला है हापुड़। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। अगर मैप में आप देखना चाहेंगे हापुड़, तो हापुड़ की स्थिति जो है ये है हापुड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जिस देश का नाम लिया जा रहा है वो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसके साथ जो है वो बॉर्डर शेयर नहीं होता है। तो दिए गए ऑप्शन में आपका सही उत्तर है कुशीनगर। अब हम देखेंगे इसको डिटेल से मैप में कि नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं। तो यहाँ पे देखिए ये है पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती,
बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। तो इस तरीके से कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो 7 जिले हैं, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ये जो है वो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। जो प्रश्न में दिया गया था उसका नाम दिया गया था कुशीनगर। तो कुशीनगर की स्थिति ये है, कुशीनगर जो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, आपको बताना है कि जो स्टेट सिंबल है उसमें क्या नहीं है। तो दिए गए ऑप्शन में जो है सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आपको राजकीय चिन्ह में मछलियां दिखाई पड़ेंगी, धनुष दिखाई पड़ेगा और तीर दिखाई पड़ेगा। ठीक है, जो नहीं मिलेगा वो क्या है? मोर। ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही उत्तर है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, आपको जो है स्टेट बर्ड का नाम बताना है उत्तर प्रदेश का, तो उसका नाम है सारस। ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद है, फिर ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी हापुड़। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः कौन से हैं? तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला है लखीमपुर खीरी और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है हापुड़। तो यहां पे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? किसकी जो है इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो टच नहीं करती है, वो आपको बताना है। तो यहां पे सही उत्तर है बस्ती। ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए वही स्थिति है, देखिए बस्ती की स्थिति कहाँ है? ठीक, तो पहले बस्ती को जानने से पहले हम लोग ये जान लें कि नेपाल के जो बॉर्डर शेयर करते हैं वो कौन से हैं। पीलीभीत, इसको एक बार देख भी चुके हैं, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ठीक है, और जो प्रश्न में दिया गया था वो बस्ती जिले का नाम दिया गया था, जो कि ये है, ये जो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में स्थान कौन सा है? तो यूपी का स्थान है चौथा स्थान। यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन उत्तरांचल मतलब कि उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? ठीक है, तो उस जिले का नाम बताना है, उत्तर प्रदेश के उस जिले का नाम बताना है कि जो हरियाणा के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ और उत्तराखंड के साथ सीमा बनाता हो। तो यह है सहारनपुर। अब इसको देखेंगे मैप में। मैप में सहारनपुर आप यहां पे देख सकते हैं, इधर मतलब कि ईस्ट में इधर उत्तराखंड, नॉर्थ में ये हिमाचल प्रदेश और वेस्ट में हरियाणा से ये लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है या पूर्वी जिला कौन सा है? तो उस जिले का नाम है बलिया। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम बताना है। आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ। ठीक है, तो यहां पे जो सही ऑप्शन है वो होगा गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद बाराबंकी, मिर्जापुर और सोनभद्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। ठीक है, तो सोनभद्र जिला जो है वो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। अब ये 4 राज्य हैं कौन, उनको मैप में देखते हैं। तो ये है सोनभद्र। ठीक है, आप इधर वेस्ट में आप देखिए, इधर एमपी से नीचे छत्तीसगढ़ और इधर ईस्ट में झारखंड देख सकते हैं और इधर जो है बिहार। तो कितने राज्यों के साथ सोनभद्र जो है वो सीमा साझा करता है? वो है मध्य प्रदेश 1, छत्तीसगढ़ 2, झारखंड 3 और बिहार 4 राज्यों के साथ। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है? फिर वो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए सोनभद्र। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो ये है गौतम बुद्ध नगर में। ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम क्या है? आपको बताना है नॉर्थ टू साउथ। ठीक, तो ये क्रम है सिद्धार्थनगर, उसके साउथ में होगा संत कबीर नगर, उसके साउथ में अंबेडकर नगर और इन चारों में जो सबसे साउथ में है वो है संत रविदास नगर। तो यहां पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब इसको जो है मैप में देखते हैं, ये है सिद्धार्थनगर नॉर्थ में,
उसके नीचे आप देखिए ये है संत कबीर नगर, ये अंबेडकर नगर और संत रविदास नगर यहाँ पे। तो ये है नॉर्थ टू साउथ। उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ठीक है, तो दिए गए ऑप्शन में जो सही उत्तर है वो है सीतापुर, ऑप्शन नंबर सी। अब यहां पे जो आप देख रहे हैं, ठीक है, तो यहां पे जो ऑप्शन दिया हुआ था वो था पीलीभीत, श्रावस्ती और महाराजगंज। इनको देखते हैं, ये हो गया पीलीभीत, श्रावस्ती ये हो गया और महाराजगंज ये हो गया। तो ये तीनों जिलों जो है नेपाल से सीमा साझा करते हैं। सीतापुर की स्थिति ये है जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? ठीक है, अगर राज्यों की संख्या पूछे तो यहां पे बताइएगा 8, और राज्य और केंद्र शासित अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो 8 + 1 कर दीजिएगा। ठीक है, ये जो एक है वो है दिल्ली। अब देखिए जो ये जो 8 राज्य हैं जिनके साथ उत्तर प्रदेश जो है वो सीमा साझा करता है वो कौन है? उत्तराखंड 1, हिमाचल प्रदेश 2, हरियाणा 3, राजस्थान 4, मध्य प्रदेश 5, छत्तीसगढ़ 6, झारखंड 7 और बिहार 8। ये 8 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश जो है सीमा साझा करता है। और दिल्ली को अगर जोड़ लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश के रूप में तो उस संख्या हो जाती है 9। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़े जिले का नाम है लखीमपुर खीरी। क्या? लखीमपुर खीरी, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? तो दिए गए ऑप्शन में सही उत्तर क्या है? राजस्थान। निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो यह है महोबा। महोबा जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? तो उस देश का नाम बताना है, वो हम देखते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये देश है नेपाल, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में, ध्यान दीजिएगा, 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? ठीक है, तो यहां पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, शामली। अब एनसीआर में आज की डेट में जो टोटल जिलों की संख्या है वो है 9। तो एनसीआर में जिलों की संख्या कितनी है? 9। वो कौन कौन से हैं? मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ और शामली। तो ये जो है उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या, उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की संख्या है जो 9 जिलों के नाम है जो कि एनसीआर में सम्मिलित हैं। और एनसीआर में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्रों को शामिल किया गया है। तो राज्यों की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्र एनसीआर में आते हैं। अब ये जो 9 जिले हैं जिनको एनसीआर में शामिल किया गया है उनको उत्तर प्रदेश के मैप की स्थिति के अनुसार देखते हैं। तो ये है गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, शामली, सहारनपुर और इसके साथ बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ और मुजफ्फरनगर। तो ये कितनी संख्या हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये जो 9 जिले हैं वो एनसीआर में शामिल हैं। कब संयुक्त प्रांत, ध्यान दीजिएगा, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? तो यह डेट थी 24 जनवरी 1950। उत्तर प्रदेश राज्य पशु कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का स्टेट एनिमल बताना है। तो यह है बारहसिंघा, जिसको दलदल का मृग भी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश राजकीय पुष्प निम्न में से कौन सा है? तो यह है पलाश, या इसको टेसू भी बोलते हैं। आप इसकी फोटो देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो कुल जिलों की संख्या है 75। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह के बारे में। तो मछली एवं तीर कमान जो है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है, जिसको आप देख सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह या सरकारी जो मोहर है उसके रूप में एक वृत्त, एक सर्कल, एक वृत्त में ऊपर धनुष, बीच में बहती गंगा यमुना नदियां हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गंगा और यमुना
नदियां हैं, नीचे दाएं बाएं 2 मछलियां हैं, ठीक है। और इन मछलियों को कहां से लिया गया है, पहला प्रश्न हमारा था, ठीक। ये लखनऊ के रूमी दरवाजा से, जिसको असफाउद्दौला ने 1784 ईस्वी में बनवाया था। अब ये जो राजकीय चिन्ह है इसे 1938 में स्वीकृत किया गया था, 1938 में। स्टेट एनिमल, उत्तर प्रदेश का स्टेट एनिमल, इसका नाम है स्वैम्प डियर, हिंदी में बारहसिंघा बोलते हैं। वैज्ञानिक नाम है रुसरवस डुआवोसेली। स्टेट फिश का नाम है चीतल, जिसको हिंदी में मोय या चीतल भी बोलते हैं, और वैज्ञानिक नाम चिताला है। स्टेट बर्ड का अगर बात करें तो स्टेट बर्ड जो है वो है सारस, जिसको क्रेन भी बोलते हैं, हिंदी में सारस बोलते हैं। वैज्ञानिक नाम ग्रूस एंटीगोन, क्या, ग्रूस एंटीगोन, आप ये देख सकते हैं। स्टेट ट्री अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष का क्या नाम है, ठीक है, तो इसका नाम है अशोक, क्या, अशोक, हिंदी में भी इसको अशोक ही बोलते हैं। स्थानीय नाम सीता अशोक बोलते हैं, और वैज्ञानिक नाम शराका अशोका, ठीक, क्या, शराका अशोका। स्टेट फ्लावर की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प का नाम है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, अंग्रेजी में इसको फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट बोलते हैं, हिंदी में पलास, ढाक या टेसू बोलते हैं। वैज्ञानिक नाम इसका है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। तो यह उत्तर प्रदेश के राज्य के चिन्ह से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे, और इन्हीं पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस। ये वीडियो आपको कैसा लगा, जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो हैं कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो की पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे यूपीपीएससी आरओ एआरओ के संदर्भ में उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं उनके बारे में। और उत्तर प्रदेश विशेष में खास तौर से आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो उद्योग धंधे हैं उनसे संबंधित जो विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में। तो हमारा जो मेन पॉइंट रहेगा आज के लेक्चर का वो रहेगा उत्तर प्रदेश से संबंधित जो उद्योग हैं और उन पे जो आधारित जो प्रश्न पूछे गए हैं या जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनको लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रश्न ये है कि तीव्र औद्योगिकीकरण मतलब कि फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र, ठीक है, तो आंकड़ा केंद्र से मतलब है पहला डेटा सेंटर, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का पहला डेटा सेंटर स्थापित करेगी, यह प्रश्न है। तो यह स्थापित किया जाएगा ग्रेटर नोएडा में, तो इसको ध्यान से रखिए। ग्रेटर नोएडा में तीव्र औद्योगिकरण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो ग्रेटर नोएडा में इसकी स्थापना की जाएगी। और ध्यान दीजिए यह यूपीपीएससी आरओ एआरओ मेंस 2016 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इस तरह के प्रश्नों का भी जो है वो हम ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों के उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि उत्तर प्रदेश के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ठीक है, और उनके उद्योग और उद्योग लगाने में सहायता करता है। तो ये है उद्योग बंधु, क्या, उद्योग बंधु। ये भी प्रश्न पूछा गया है यूपीपीएससी आरओ एआरओ के मेंस 2016 में। तो प्रश्न क्या है फिर से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में और उद्योग लगाने में सहायता करता है? तो यह है उद्योग बंधु, ऑप्शन नंबर डी। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है, ठीक है, तो यह अवस्थित है वाराणसी में और इसकी स्थापना की जाती है 22 सितंबर 2017 को। तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2017 में
वाराणसी में दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र की स्थापना की जाती है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, हाल ही में एक नई रेल कोच निर्माण कारखाने की नींव रखी गई है। तो दिए गए ऑप्शन में आपको बताना है कि कहाँ पे रखी गई है। तो यह रखी गई है रायबरेली में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? तो यहाँ पे 4 इंडस्ट्री मतलब कि उद्योग के नाम दिए हुए हैं और आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश से संबंधित कौन सा उद्योग नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वह उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग में नहीं है। बाकी सीमेंट, चीनी और कपड़ा जो है वो उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग धंधे में आते हैं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब इसी क्रम में हम लोग बात करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग धंधे हैं वो क्या हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे सीमेंट उद्योग की और यह जानकारी लेंगे कि सीमेंट उद्योग उत्तर प्रदेश के किन शहरों में स्थापित है। ठीक है, तो देखिए कजरहाट व चुनार जो कि मिर्जापुर में है, चुर्क सोनभद्र में है, रायबरेली, गौरीगंज और जगदीशपुर। ठीक है, अमेठी, कासगंज, झांसी, टांडा अंबेडकर नगर में। तो ये जो जगहें हैं वह सीमेंट उद्योग से संबंधित है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। अब हम बात करेंगे कि चीनी उद्योग जो शुगर इंडस्ट्री है उत्तर प्रदेश में किन जगहों पे अवस्थित है। तो मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, अयोध्या, कानपुर, वाराणसी, पीलीभीत और गोंडा, यहाँ पे शुगर इंडस्ट्री स्थित है या अवस्थित है। इसी क्रम में हम लोग बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कपड़ा उद्योग के लिए, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कौन सी जगहें प्रसिद्ध हैं। तो एक है कानपुर, मेरठ, टांडा, मगहर, देवबंद, धामपुर, सिकंदराबाद, मऊ में खासतौर से सूती वस्त्र का जो है उद्योग है। तो यह जो है सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग और कपड़ा उद्योग से संबंधित जो प्रमुख स्थान थे उत्तर प्रदेश में उसका हमने डिस्क्रिप्शन दिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि ब्लैक पॉटरी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग या ये कहा जाए जीआई टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है। अब ये जो ब्लैक पॉटरी वो है क्या? तो ये है काली मिट्टी से बनाए गए खिलौने या बर्तन। ठीक, तो ये ब्लैक पॉटरी के लिए जीआई टैग जो है वो किसको मिला है? तो ये मिला है निजामाबाद। ठीक, तो निजामाबाद की जो ब्लैक पॉटरी है उसको जीआई टैग मिला है। अब यह मिला है कब? ये 2015 में मिला है। ठीक, ये जो जीआई टैग है वो 2015 में मिला है और निजामाबाद किस जिले में पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में पड़ेगा निजामाबाद, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश का शहर भदोही, ठीक है, भदोही को कालीन नगरी के नाम से जाना जाता है। तो ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, अब ये जो प्रश्न है कथन और कारण आधारित है। तो यहाँ पे कथन क्या दिया हुआ है? कथन ये है कि कन्नौज इत्र का शहर है। जी हाँ, कन्नौज जो है इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। तो ये तो सही स्टेटमेंट है। कारण क्या दिया है? कन्नौज शहर के सभी निवासियों, ध्यान दीजिएगा ये टर्म, ठीक है, सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है। तो देखिए कन्नौज शहर जो है वो इत्र नगरी के रूप में जाना जाता है, लेकिन कन्नौज के सभी निवासी इत्र उद्योग, ठीक, परफ्यूम इंडस्ट्री से जुड़े हों यह जरूरी नहीं है। तो सभी लोग जो है वो इत्र उद्योग से नहीं जुड़े हुए हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? ये हो गया गलत। तो इस प्रकार जो हमारा जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ए तो सही है, ए सही है, किंतु आर गलत है। तो जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और ये देखिए ये पूछा गया हाल फिलहाल में यूपीएससी आरओ प्री 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आरओ के एग्जाम में कथन और कारण बेस्ड जो है प्रश्न वो पूछे जाते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों की जो है प्रैक्टिस ध्यान में रख के कीजिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में
से किस में विज्ञान नगरी अवस्थित है। ठीक है, आपको बताना है कि जो साइंस सिटी है विज्ञान नगरी वो दिए गए ऑप्शन में कहाँ पे है। तो ये स्थित है लखनऊ में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहां पे लिखा है गीडा। ठीक है, क्या लिखा है, गीडा। ठीक, अब आपको यहां पे गीडा का फुल फॉर्म बताना है। तो गीडा का फुल फॉर्म है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, मतलब कि गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी स्थापना होती है 1989 में। कब होती है, 1989 में। तो 1989 का गीडा है, जिसका फुल फॉर्म है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण हिंदी में, और इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म है गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि यूपीएसआईडीसी, ठीक है, यूपीएसआईडीसी, ठीक, का मुख्यालय कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा रहा है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे। तो यूपीएसआईडीसी का हेडक्वार्टर है कानपुर में, और इसकी स्थापना होती है 1961 में। ठीक है, अब इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। फिर से देखिए, उत्तर प्रदेश स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कानपुर में, और इसकी स्थापना होती है 1961 में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रित क्षेत्र होगा। ठीक है, तो दो जो है वो डिफेंस कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। एक जो है चेन्नई से बेंगलोर को कनेक्ट कर रहा है, और दूसरा बुंदेलखंड क्षेत्र में बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो बुंदेलखंड इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, यहाँ पे जो प्रश्न है वो मैच वाला है। आपको बताना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि कौन सा जो है मैच नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है, ये सही है। ट्रोनिका सिटी, ध्यान दीजिएगा, ट्रोनिका सिटी नोएडा में नहीं है, ये है गाजियाबाद में। कहाँ पे है, ये है गाजियाबाद। ठीक है, तो ये है गाजियाबाद में, ना कि नोएडा में। प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात, ये भी सही है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव, ये भी सही है। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार जो हमारा सही उत्तर होगा, जो कि गलत पूछा है, मिसमैच कौन सा है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब ये देखिए, ये जो प्रश्न है वो कई बार पूछा गया है, मतलब ये आप देख सकते हैं कि कितने एग्जामों में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखना कि वेरी इंपॉर्टेंट में, तो इसको तो जो है भूलना ही नहीं है। ठीक, तो ये प्रश्न ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। ठीक है, तो पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया, तो ये स्थापित किया गया लखनऊ में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क बनाया जा रहा है ग्रेटर नोएडा में। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो सही उत्तर है। तो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी, ठीक है, सुहाग नगरी कहलाता है। ठीक है, तो सुहाग नगरी के रूप में जाना जाता है फिरोजाबाद, क्योंकि फिरोजाबाद में कांच की जो है चूड़ियां बनती हैं, और यहाँ पे ये जो काम है वो 200 वर्षों से चल रहा है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का जो फिरोजाबाद है उसको सुहाग नगरी के रूप में जानते हैं, और उत्तर प्रदेश के इत्र नगरी के रूप में किसको जानते हैं, तो उत्तर प्रदेश की जो इत्र नगरी है वो है कन्नौज, और सुहाग नगरी के रूप में फिरोजाबाद, ये हम ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पे है। तो ये है बरेली में, जगह है आंवला। तो यहाँ पे इफ्को का यूरिया कारखाना जो है वो लगाया गया है आंवला में। नेक्स्ट, हस्त निर्मित कागज का निर्माण होता है, तो ये होता है मथुरा के जालौन में। कहाँ, मथुरा के जालौन में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है,
तो कृत्रिम रबड़ का कारखाना है बरेली में, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है, तो स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी मिलेगा सहारनपुर, ऑप्शन नंबर डी। रेणुकूट जाना जाता है, तो रेणुकूट जाना जाता है एल्युमिनियम उद्योग के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण इसकी निकटता किसके लिए है, तो यहाँ पे जो है पावर सोर्स अवेलेबल है, ठीक है, शक्ति के स्रोत अवेलेबल है, इस वजह से रेणुकूट में हिंडाल्को जो है वो स्थित है। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना की गई है कानपुर में, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष होती है, तो इसकी स्थापना होती है 1960 में, 1960। उत्तर प्रदेश में निरातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं, तो यह नोएडा और कानपुर में, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है बरेली में, ऑप्शन नंबर ए। दादरी, चुनार, चूर्क, डाला सभी में कारखाने हैं और जो उत्पादित करते हैं, तो ये जो है वो सीमेंट इंडस्ट्री के लिए ये जगह जानी जाती है, यहाँ पे जो है सीमेंट का जो है वो उत्पादन किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है, ठीक है, तो ट्रेडिशनल अगर इंडस्ट्री की बात किया जाए तो ये है चीनी इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री जो है यहाँ का परंपरागत उद्योग है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी, कागज और गत्ते उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, तो यह है बिजनौर। तो उत्तर प्रदेश का जो बिजनौर शहर है वह लुगदी, कागज और गत्ते उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो यह जो है इंडस्ट्री, मतलब कि उत्तर प्रदेश के उद्योग से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। और यह वीडियो आपको कैसा लगा, जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट यूपीपीएससी आरओ के डेली प्रैक्टिस सेट में आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश विशेष से कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू और उनसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में। तो आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे शिक्षा व्यवस्था, शोध संस्थाएं और संग्रहालय। तो उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था से संबंधित क्या महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, शोध संस्थाएं मतलब कि जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनसे संबंधित क्या महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, और म्यूजियम। तो ये जो 3 टॉपिक है यहाँ से प्रश्न बहुत बार जो है पूछे जाते हैं और यहाँ के जो प्रश्न हैं वो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए इसी क्रम में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना की गई। तो आपको बताना है कि बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो यहाँ पे सही उत्तर है एनी बेसेंट के द्वारा। अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि एनी बेसेंट के द्वारा बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना कब की गई, तो ये किया गया 1898 में, 1898। अब इसी क्रम में एक और चीज याद रखिएगा कि एनी बेसेंट वह पहली महिला हैं जिन्होंने आईएनसी मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो अध्यक्षता है कलकत्ता सेशंस का, ठीक है, कौन सा सेशन, कलकत्ता, जो कलकत्ता का जो अधिवेशन था उस अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने 1917 में की थी। तो आईएनसी की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला का श्रेय भी जो है वो एनी बेसेंट को जाता है और उन्होंने 1917 में कलकत्ता का जो अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि उस प्रथम भारतीय महिला का नाम बताइए जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो उनका नाम है सरोजिनी नायडू और उन्होंने 1925 में जो कानपुर में अधिवेशन होता है, कहाँ पे, कानपुर उत्तर प्रदेश में, वहां पे सरोजिनी नायडू अध्यक्षता करती हैं। तो ये प्रश्न जो है वो बार बार पूछे जाते हैं, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहां पे स्थित है, तो यह स्थित है फुर्सतगंज में, ऑप्शन नंबर सी। तो फुर्सतगंज में आपको मिलेगा राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय।
अगला प्रश्न यह है कि पृथक रूप से, मतलब कि अलग कर दिया गया हो, पृथक रूप से व्यावसायिक शिक्षा विभाग का उत्तर प्रदेश में गठन कब किया गया। तो यहां पे पूछा जा रहा है व्यावसायिक शिक्षा विभाग, तो इसका गठन किया जाता है 2007-8 में। तो 2007-8 में पृथक रूप से व्यावसायिक शिक्षा विभाग का जो है वो गठन किया जाता है। ये वर्ष है 2007-8। अगला प्रश्न, कन्हैया लाल माणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पे है। ठीक है, तो यह स्थित है आगरा में। अब ये जो नाम है कन्हैया लाल माणिक लाल, ये उस समय के उत्तर प्रदेश के राज्यपाल होते हैं और उन्हीं के नाम पे कन्हैया लाल माणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान का नाम रखा गया, जो कि आगरा में है। और इसकी स्थापना होती है 14 सितंबर 1953 को। कब? 14 सितंबर 1953 को। और 14 सितंबर 1953 पहली बार भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी मनाना प्रारंभ हुआ। तो 14 सितंबर को, जैसा कि हम जानते हैं कि हर साल राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत हर साल से जो मनाने की जो शुरुआत होती है वो 14 सितंबर 1953 को होती है। जबकि इसकी बात जो है 1949 को ही, 14 सितंबर 1949 को ही रख दी जाती है। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। लेकिन जो शुरुआत होती है हर वर्ष हिंदी दिवस मनाने की, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाने की, वह 14 सितंबर 1953 है। और यही वह डेट है जब कन्हैया लाल माणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना आगरा में की जाती है। और ये जो नाम है कन्हैया लाल माणिक लाल, यह उस समय के उत्तर प्रदेश के गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई। तो यह संस्थान बना 1972 में। तो 1972 में उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना की जाती है। और इस अकादमी को स्थापित करने का उद्देश्य क्या, कि उत्तर प्रदेश में उर्दू भाषा को और बढ़ाया जाए, उसको बढ़ावा मिले। तो इस वजह से 1972 में इसकी स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न संबंधित है कि उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालयों के नाम डॉक्टर BR अंबेडकर के नाम पर रखे गए हैं। ठीक है, तो इस तरह के विद्यालयों की संख्या है 2। तो उत्तर प्रदेश में 2 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनके नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है। यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपको बताना है कि कौन सी जो है वो स्टेट यूनिवर्सिटी है। ठीक, तो देखिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय जिसको BHU बोलते हैं वाराणसी, यह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज, ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी या ये कहें केंद्रीय विश्वविद्यालय है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। जो स्टेट यूनिवर्सिटी है वो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ, ये नाम याद रखिएगा। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जो है वो एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, राज्य विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है, वो कौन? ये राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, ये नाम जरूर याद रखिए। राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना होती है 1999 में। कब? 1999 में। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। तो ये स्थापित किया गया है चित्रकूट में और इसकी स्थापना की जाती है 2001 में। ठीक, कब? 2001। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप कहाँ पे है? यह स्थित है कानपुर में और इस इंस्टीट्यूट की स्थापना वर्ल्ड बैंक की सहायता से किया गया है। किसके? वर्ल्ड बैंक की हेल्प से। तो वर्ल्ड बैंक का भी नाम याद रखिएगा। तो वर्ल्ड बैंक की सहायता से कानपुर में डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 यूनिवर्सिटियों में या
इन 4 विश्वविद्यालय में आपको बताना है कि सबसे पुराना कौन सा है। तो यहाँ पे सबसे पुराना है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना होती है 1887 में। कब? 1887 है। यह है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1916 में होती है। कब? 1916 में। नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है। ठीक है, आपको बताना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है। तो ये है मेरठ में, ऑप्शन नंबर बी। भारतवर्ष में प्रथम मतलब कि पहला कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय भारत में यह है पंतनगर में। ठीक है, पंतनगर में, और इसकी स्थापना होती है 1960। केंद्रीय तिब्बती अध्ययन, ध्यान दीजिए, केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ वाराणसी किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो ये वर्ष है 1967, 1967। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? तो राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना होती है 1995, 1995। और इस वर्ष का नाम थोड़ा एक अलग तरीके से भी याद रखिए। 1995 का ही वर्ष है जब मिड डे मील की शुरुआत होती है, 1995 से। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में कौन सा प्राचीनतम विश्वविद्यालय है? देखिए, अब यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए यूनिवर्सिटियों में, इनमें जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है वो है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। इसकी स्थापना होती है 1791 में। कब? 1791 में। तो इसका वर्ष याद रखिएगा, ये 1791 का है। नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है? तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज है ये लखनऊ में, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? यह प्रश्न जो है वो कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया है। तो यह है मथुरा में। कहाँ? मथुरा में। तो उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान वो मथुरा में स्थित है, ऑप्शन डी। अब यहाँ पे जो है आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो एक तरफ इंस्टीट्यूट के नाम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ वह जगह जहाँ पे वो स्थित है। तो देखिए, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में है, ये मैच है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान मतलब कि इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कानपुर में, ये भी मैच है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान मतलब कि इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये गोरखपुर में नहीं है। ठीक, ये गोरखपुर में नहीं है, ये है वाराणसी में। ठीक है, ये है वाराणसी में। तो ये क्या हो गया? ये मिसमैच हो गया। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है लखनऊ में, ये भी सही है। तो प्रश्न के अनुसार हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात की जा रही है, ये है मेरठ में, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ये है झांसी में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक नॉन CSIR, ठीक है, तो नॉन CSIR की बात की जा रही है, CSIR, और CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIR संस्थान को जो लखनऊ यूपी में स्थित है पहचानिए। आपको बताना है कि कौन सा जो है CSIR इंस्टीट्यूट नहीं है। तो नॉन CSIR का मतलब ये हुआ। तो यहाँ पे जो IISR है, ठीक है, IISR मतलब कि इंडियन इंस्टीट्यूट शुगर केन रिसर्च, ये जो है ये है लखनऊ में, और ये एक नॉन CSIR इंस्टीट्यूट है। बाकी जो NBRI हो गया, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी CSIR का इंस्टीट्यूट है।
CMAP हो गया, ये भी लखनऊ में है, ये भी जो है वो CSIR का इंस्टीट्यूट है। ITRC इंडियन टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर, ये भी लखनऊ में, ये भी जो है वो CSIR का इंस्टीट्यूट है। तो अपना जो सही उत्तर है वो है IISR। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन मिसमैच है, ठीक है। तो खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र लखनऊ, ये सही है। खाद्य पार्क नोएडा, ये भी सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ, ये भी मैच है। भारतीय दलहन शोध संस्थान, पिछले प्रश्न में हमने देखा कि जो इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो आगरा में नहीं है, वो कहाँ पे है? वो है कानपुर में, ठीक है, वो है कानपुर में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, यह है मथुरा में, ऑप्शन डी। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है, तो यह स्थित है नोएडा में और इसकी स्थापना होती है 1974। तो कभी कभी जगह के साथ में जो है वो कब स्थापित हुआ ये भी पूछा जाता है, तो वर्ष भी याद रखना है आपको। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम पूछा जा रहा है, तो जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है लखनऊ, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? उस जगह का नाम बताना है, तो ये है प्रयागराज, ठीक है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIIT, ठीक है, IIIT इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है और यह संस्थान है प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो यह स्थित है लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में। तो उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद मतलब कि एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, ये लखनऊ में है। नेक्स्ट, भारतीय अन्न भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान, ये स्थित है हापुड़ में, ऑप्शन ए। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको देखेंगे। तो यहाँ पे एक तरफ लिस्ट ए में संस्थान है, इंस्टीट्यूट है, और दूसरे साइड में उनका स्थापना वर्ष दिया हुआ है जो कि मैच है, ठीक है। तो भातखंडे संगीत संस्थान आपसे पूछा जाए तो ये लखनऊ में 1926 का संस्थान है। राज्य ललित कला अकादमी 1962 में इसकी स्थापना लखनऊ में की जाती है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 में लखनऊ में की जाती है। भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 में लखनऊ में किया जाता है। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनका नाम जो है अक्सर पूछा जाता है और ख़ास तौर से मैचिंग वाले जो प्रश्न होते हैं उसमें। अब एक तरफ यहाँ पे दिया हुआ है रिसर्च इंस्टीट्यूट और दूसरी तरफ वह कहाँ पे स्थित है, वह जगह का नाम, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय SVPUAT यह मेरठ में स्थित है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जिसको NBRI बोलते हैं, क्या? NBRI नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में है। सेंट्रल पल्स एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर, ये भी सही है। जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में है। आगे इधर जो है म्यूजियम का नाम दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसकी स्थिति। क्रॉफ्ट संग्रहालय आपको मिलेगा लखनऊ में। ग्लास संग्रहालय मतलब कि कांच गैलरी, ये उदयपुर में है। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज। डाक टिकट संग्रहालय सहारनपुर में। अब जो उत्तर प्रदेश में रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, ठीक, जो मेन रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उनको जिले वाइज हम जो है देखेंगे कि किस जिले में कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट है। जैसे गाजियाबाद में नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर ये है, और इसके साथ दूसरा जो इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो है टेक्सटाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ है? गाजियाबाद में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सहारनपुर में सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है। अब लखनऊ में जो स्थित इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उनको देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ में जो इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उसमें उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है।
सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि CSIR की लैब है, ये है लखनऊ में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च, ये भी लखनऊ में। बीरबल सानी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी रिसर्च लखनऊ में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बॉटनी रिसर्च NBRI जिसको बोलते हैं, ये भी लखनऊ में है। और नेशनल ब्यूरो ऑफिस जेनेटिक रिसोर्सेज, ये भी लखनऊ में है। नेक्स्ट, अब कानपुर में जो इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उनमें है JK कैंसर इंस्टीट्यूट, सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, इंडियन लेदर डाइंग एंड शू इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च और नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सब आपको देखने को मिलेगा कानपुर में। ग्रेटर नोएडा की बात करते हैं। ग्रेटर नोएडा में VV गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना 1974 में होती है। किस में है? ग्रेटर नोएडा। नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिस्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन, ग्रेटर नोएडा। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, ये जो इंस्टीट्यूट है ये भी ग्रेटर नोएडा में। मथुरा की बात करते हैं तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोड्स, ये मथुरा में है। बुलंदशहर में है सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, बुलंदशहर में। मेरठ में है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट, बरेली की बात करते हैं। बरेली में आपको देखने को मिला सेंट्रल बर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इज्जतनगर बरेली में इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बहुत बार पूछा जाता है, ये बरेली के इज्जतनगर में। झांसी में है इंडियन ग्रॉसलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये झांसी में। महोबा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो महोबा में इंस्टीट्यूट है, पान एक्सपेरिमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर। इलाहाबाद की बात करते हैं। यहाँ पे है सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके साथ में हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इलाहाबाद प्रयागराज, ठीक है। वाराणसी की बात करें, वाराणसी में इंडियन हैंडलूम टेक्निकल इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये वाराणसी में है। संत रविदास नगर की अगर बात करें तो संत रविदास नगर में बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी। रायबरेली में है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। आगरा में सेंट्रल लेप्रेसी इंस्टीट्यूट, ये आगरा में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूट हैं वो उनसे संबंधित MCQ और फैक्ट्स थे, और साथ में जो शिक्षण संस्थान और शोध संस्थान थे उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट MCQ और फैक्ट्स थे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट UPPSC RO के इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज़ में आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और उत्तर प्रदेश विशेष में खास तौर से हम लोग डील करेंगे यहाँ पे जो राष्ट्रीय उद्यान है या ये कहें नेशनल पार्क, उनके बारे में, वन्य जीव अभयारण्य उनके बारे में, और पक्षी अभयारण्य। यहाँ से हर साल जो है वो प्रश्न आते ही आते हैं। तो इस तरीके से इम्पोर्टेंस इसकी देखते हुए जो है यह वीडियो जो है वो लाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य, इसका नाम ध्यान से देखिए, ठीक। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य है, ठीक है। निम्नलिखित में से कहां पर अवस्थित है? तो आपको बताना है कि जो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य है वह किस जिले में स्थित है। तो यह स्थित है जनपद चंदौली, ठीक। तो जनपद चंदौली में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य जो है वो है, और इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। कब की गई थी? 1957 में। तो कभी कभी क्या होता है कि वन्य जीव अभयारण्य तो पूछा ही जाता है कि वह कहाँ पे स्थित है, साथ में ये भी पूछा जाता है कि उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये भी याद रखेंगे, जगह और वर्ष। अगला प्रश्न यह है कि विजय सागर पक्षी विहार, दूसरा जो प्रश्न है वो पक्षी विहार से संबंधित है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। तो विजय सागर जो पक्षी विहार है वो मिलेगा महोबा में, ठीक। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न,
उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र, मयूर मतलब मोर, संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या किस जनपद में स्थित है? तो आपको जो मयूर संरक्षण केंद्र मिलेगा वो मिलेगा मथुरा में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का जो मथुरा जिला है वहां पे मयूर संरक्षण केंद्र को बनाया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो जो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपको ये बताना है कि कौन सी जो वन्यजीव अभयारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो उत्तर प्रदेश में नहीं है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में किशनपुर है, सुरहाताल ये आपको बलिया में मिलेगा, कतरनिया घाट ये भी उत्तर प्रदेश में, जो नहीं है वो है कालेसर। कालेसर है हरियाणा में, कहाँ पे है? हरियाणा, ठीक है। ये है हरियाणा राज्य में और हरियाणा राज्य के यमुनानगर जिले में कालेसर है, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र, यहाँ पे उत्तर प्रदेश का पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये है महाराजगंज। तो महाराजगंज में उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित है। और अगर आपसे पूछा जाए, ठीक, कि भारत का पहला जटायु प्रजनन केंद्र कहाँ पे है या गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया, तो वो है हरियाणा का पिंजौर। क्या? हरियाणा का पिंजौर। ये याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे देश का पहला मतलब कि भारत का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया था। लेकिन अगर आपसे उत्तर प्रदेश का पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित है, तो वो है महाराजगंज, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पक्षी अभयारण्यों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? जब प्रश्न पूछा जाए तो प्रश्न को जो है आराम से देखना है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे बात ये की जा रही है कि दिए गए ऑप्शंस में कौन नहीं है उत्तर प्रदेश में, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, पटना पक्षी अभयारण्य ये है एटा में, एटा जिला में है। और जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य जिसको सुरहाताल के नाम से भी जाना जाता है, ये है बलिया में। कहाँ है? बलिया, ठीक है, ये है बलिया में। चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य ये है तमिलनाडु में, तमिलनाडु। उधवा पक्षी अभयारण्य ये है झारखंड में। कहाँ? झारखंड में है ये, ठीक है। तो नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो उत्तर प्रदेश में नहीं है वो है 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि जो वन सप्ताह महोत्सव है वह कब से कब मनाया जाता है। तो हर साल उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से 7 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई से 7 जुलाई को वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। अगला प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है। तो नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है उन्नाव में, उन्नाव जनपद में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे गंगा डॉल्फिन सेंचुरी की बात की जा रही है। तो क्या वो संत कबीर नगर में है? जी नहीं, ये है बिहार के भागलपुर में, ठीक है। कहाँ? भागलपुर, बिहार के भागलपुर में गंगा डॉल्फिन सेंचुरी है। इसके अलावा भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली इज्जतनगर में, सही, ये सही है। पक्षी सेंचुरी भरतपुर राजस्थान, ये भी सही है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, ठीक, हरियाणा, ये भी सही है। तो जो सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित जनपदों में कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है, मतलब किसमें फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा है। तो दिए गए ऑप्शन में सही उत्तर क्या है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सोनभद्र जो है, सोनभद्र जिला सबसे ज्यादा वनाच्छादित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। सेखा झील, ये जो प्रश्न है वो झील से पूछा गया है। सेखा झील के नाम से
एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि शेखा झील कहाँ, मतलब कि किस जिले में स्थित है। तो ये है अलीगढ़। तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में आपको कौन सी झील मिलेगी? शेखा झील, नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है? आपको बताना है कि ये जो दिए गए रामसर साइट हैं, ठीक है, तो रामसर साइट होते क्या हैं? वेटलैंड साइट होते हैं, आर्द्र भूमि वाली जगह होती हैं। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है। सूर सरोवर उत्तर प्रदेश में, समसपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में, सरसई नवार झील उत्तर प्रदेश में, जो सूरिनसर मानसर झील है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है, वो है JNK, जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के अनुसार सही उत्तर है। देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये मिलेगा चंदौली जिले में, ऑप्शन नंबर सी। तो देवदरी और राजदरी जो जलप्रपात है वो है चंदौली जिले में। अब हम बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश में वन्यजीव विहार है, ठीक, वह किस स्थान पे है और किस वर्ष में उनकी स्थापना हुई। ठीक, तो ये जो प्रश्न है कि वह कहाँ पे हैं और किस वर्ष में उनको स्थापित किया गया है, ये प्रश्न अक्सर पूछा जा रहा है, ये ट्रेंड में चल रहा है, तो प्लीज इसको जरूर देखिए। तो एक तरफ क्या है, वन्यजीव विहार और स्थापना की घोषणा कब की गई थी, एक वो है। दूसरे तरफ क्षेत्रफल, उसकी एरिया कितनी है, और तीसरी साइड में जो मुख्य जीव हैं, मुख्य वन्य जीव हैं जो उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाए जाते हैं, उनका नाम दिया गया है। ठीक है, तो एटलीस्ट आपको याद क्या रखना है कि उस वन्य जीव अभयारण्य का नाम किस जिले में स्थित है और किस वर्ष उसकी स्थापना हुई थी, ये तो एटलीस्ट याद जरूर रखिएगा। ठीक, बहुत अगर टफ क्वेश्चन बना तो ये पूछा जा सकता है कि इस वन्य जीव अभयारण्य में, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसमें स्पेशली किस तरीके के फ्लोरा या फौना पाए जाते हैं, या ये कहा जाए किस तरह के जानवर पाए जाते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कम से कम ये वाला जो चीज़ है कि वन्यजीव अभयारण्य वो किस जिले में स्थित है और वह उसकी स्थापना कब हुई थी, इतना याद रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चंबल वन्यजीव विहार, ये जो चंबल वन्यजीव विहार है वो इटावा और आगरा इन दो जिलों में फैला हुआ है और इसकी स्थापना 1979 में 1979 में की गई थी। ठीक है, और इसकी एरिया है 635 स्क्वायर किलोमीटर और इसमें जो मुख्य वन्य जीव हैं वो है घड़ियाल, मगर, डॉल्फिन और जो प्रवासी पक्षी हैं। ठीक है, प्रवासी पक्षी भी जो है इस वन्यजीव अभयारण्य में आते रहते हैं। तो चंबल वन्यजीव विहार जो है वो कहाँ है, इटावा और आगरा जिला में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1979 में होती है और इसकी एरिया 635 स्क्वायर किलोमीटर है। दूसरा है कतरनिया घाट वन्यजीव विहार। कतरनिया घाट जो वन्यजीव विहार है वो है बहराइच में। किस जिले में है, बहराइच में, और इसकी स्थापना होती है 1975 में। कब, 1975। अगला है रानीपुर वन्यजीव विहार। ठीक, रानीपुर वन्यजीव विहार है बांदा, ठीक, चित्रकूट, इन दो जिलों में फैला हुआ है और इसकी स्थापना होती है 1977 में। अच्छा, यहाँ पे जो कतरनिया घाट वन्यजीव विहार है इसकी एरिया है 550 स्क्वायर किलोमीटर और यहाँ पे मुख्य वन्यजीव हैं तेंदुआ, शेर, चीतल और यहाँ पे भी जो है प्रवासी पक्षी आते रहते हैं। रानीपुर वन्यजीव विहार ये बांदा और चित्रकूट जिले में फैला हुआ है। यह 1977 में स्थापित किया गया था और इसकी एरिया है 263 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तेंदुआ, काला हिरण, चिंकारा। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है ललितपुर में और इसकी भी स्थापना होती है 1977 में। इसकी एरिया देखिए बहुत ही कम एरिया है, मात्र 5.41 स्क्वायर किलोमीटर, बहुत छोटा है। यहाँ पे आपको मिलेगा तेंदुआ, काला हिरण और चिंकारा। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है चंदौली में, जो हमारा जो पहला प्रश्न था। ठीक है, यह है कहाँ, चंदौली में, और इसकी स्थापना 1957 में होती है, 1957 में। इसकी जो एरिया है, इसका जो क्षेत्रफल है वो है 78 स्क्वायर किलोमीटर, 78 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा भालू, तेंदुआ, हिरण, चिकारा आदि। अब चलते हैं अगले जो
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। किसनपुर वन्यजीव विहार बहुत इंपॉर्टेंट है। किसनपुर वन्यजीव विहार यह है लखीमपुर खीरी में और इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। इसकी एरिया है 203.41 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पे आपको बारहसिंघा, शेर और चीतल देखने को मिलेगा। कैमूर वन्यजीव विहार की अगर बात करें तो कैमूर वन्यजीव विहार है मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में फैला हुआ है। कौन? कैमूर वन्यजीव विहार। और इसकी स्थापना होती है 1982 में, 1982। इसकी एरिया की बात करें तो 501.73 स्क्वायर किलोमीटर है। ये बड़ा वन्यजीव विहार है। यहाँ पे भालू, तेंदुआ, चिंकारा ये देखने को मिलेगा। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये है मेरठ, गाजियाबाद, बिजनौर और जेपी नगर में फैला हुआ है। और जेपी नगर किस जिले में आता है? अमरोहा में, ठीक। और इसकी स्थापना होती है 1986 का ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसकी एरिया है 203.41 स्क्वायर किलोमीटर। और यहाँ पे स्पेशली आपको मिलेगा बारहसिंगा। अगला है सोहागी बरवा, ठीक है। सोहागी बरवा वन्यजीव विहार यह है महाराजगंज में, गोरखपुर के पास महाराजगंज में। और इसकी स्थापना होती है 1987 में। 1987 में 428.2 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पे चीतल, शेर ये देखने को मिलेगा। अगला है सोहेलवा वन्यजीव विहार या गोंडा, बलरामपुर और श्रावस्ती जिले में फैला हुआ है। और इसकी एरिया है इसकी स्थापना होती है 1988 में, 1988 में। इसकी एरिया 452.47 किलोमीटर। चीतल, शेर यहाँ के प्रमुख जानवर हैं। कछुआ वन्यजीव विहार ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको जो है इंपॉर्टेंट में रखिए। और कछुआ वन्यजीव विहार आपको देखने को मिलेगा वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में। और इसको स्थापित किया जाता है 1989 में। तो जो कछुआ वन्यजीव विहार है वो है बनारस में और यह 1989 का है। ये बहुत बड़ा नहीं है, मात्र 7 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहाँ स्पेशली जैसा कि नाम दिया गया है वन्यजीव, क्या नाम है? कछुआ वन्यजीव। तो यहाँ पे स्पेशली जो आपको देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा? कछुआ देखने को मिलेगा। अब अभी तक हम लोगों ने देखा जो वन्यजीव अभयारण्य हैं, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, उनके बारे में कि वह किस जिले में स्थित है, उनकी स्थापना कब हुई, उनका क्षेत्रफल कितना है और उनमें जो प्रमुख जीव जंतु हैं वो कौन पाए जाते हैं, इनको हमने देखा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में स्थित जो प्रमुख झीलें हैं या जो ताल हैं वो कौन कौन से हैं और वो किस जिले में स्थित हैं, ठीक है। तो देखिए, इधर है झील का नाम, इधर उनकी स्थिति, ठीक है। और उस जो झील का नाम है, ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कीठम को जो है सूर सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। यह है आगरा में। कीठम किस में है? वो है आगरा में। गौर झील रामपुर में। बड़ा ताल यह है शाहजहांपुर में। बरुआ सागर है झांसी में। कुंद्रा समुंदर यह है उन्नाव में। मदन सागर महोबा। टांडादरी, फिर से देखिए, टांडादरी दरार गर्त ये है मिर्जापुर में। बेला सागर ये आर्टिफिशियल लेक है, ये है महोबा में। चित्तौरा झील यह है बहराइच में। दरवन झील, क्या है? दरवन झील ये है फैजाबाद, जो उस समय फैजाबाद हुआ करता था, अब आज की डेट में फैजाबाद का नाम क्या है? अयोध्या। तो दरवन झील कहाँ मिलेगी? अयोध्या में। अब ये दूसरा साइड देखते हैं। इधर है सुरहा ताल, जिसको जयप्रकाश नारायण नाम दिया गया है। तो सुरहा ताल बलिया में स्थित है। करेला लखनऊ में स्थित है। भरतपुर झील, ध्यान दीजिएगा, यह है भरतपुर झील, यह है रायबरेली में। राधा कुंड मथुरा में है। बल्हापारा कानपुर में ये झील मिलेगी, बाल्हापारा। राजा का बांध ये है सुल्तानपुर में। औंधी ताल बनारस में स्थित है। मोती झील कानपुर शहर में। रामगढ़ ताल गोरखपुर में। सेखा झील, जो कि प्रश्न में भी था, सेखा झील कहाँ पे है? अलीगढ़ में। बखीरा झील संत कबीर नगर। और फुलहर झील ये है पीलीभीत।
तो इस वीडियो में हम लोग ने जाना कुछ जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि संबंधित थे किससे, वो संबंधित थे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, वो संबंधित थे झील से और राष्ट्रीय पार्क से, नेशनल पार्क से। और उसके साथ में हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट लिस्ट हो सकती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की कि वो कहाँ पे हैं, किस वर्ष में स्थापना हुई थी, उनमें इम्पोर्टेंट जो जीव जंतु हैं वो कौन से पाए जाते हैं, और साथ में जो इम्पोर्टेंट उत्तर प्रदेश की जो झीलें हैं उनको भी हमने देखा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।